अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं और आज हमारे इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो बच्चों में होने वाली फंगल इन्फेक्शंस है। और जिन एक्सपर्ट्स को हमने दावत दी है वो हैं डॉक्टर एम आमिर अज़ीज़ साहब, जो कि हेड ऑफ़ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट हैं सिल्वर जुबली मैटरनिटी हॉस्पिटल साहिवाल के। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताइएगा कि बच्चों के अंदर कौन कौन से फंगल इन्फेक्शंस हमारे मुल्क में बहुत आम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फंगल इन्फेक्शंस हैं ना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह यह है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, क्योंकि समर ज़रा प्रोलॉन्ग्ड होता है हमारे यहाँ पे, तो फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से फिर बच्चों में इसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अभी जो फंगल इन्फेक्शंस की आपने बात की कि कौन कौन से ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन तो ओरल कैंडिडियासिस है, जो मुंह के अंदर का इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों के मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, सफ़ेद दूधिया रंग की जो है ना अपना जमा हो जाता है मुंह के अंदर, वो बहुत कॉमन है। फिर जो छोटे नौज़ायदा बच्चे हैं उनमें एक और चीज़ बहुत कॉमन होती है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में SD सीबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं, सर पे फंगस का इन्फेक्शन हो जाना। फिर नेपी एरिया में जो रैश है वो बहुत कॉमन है। फिर स्किन की इन्फेक्शंस होती हैं, जिसको टीनिया कहते हैं आमतौर पे, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो फंगस को सपोर्ट करता है। तो मेजरली यही फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है हमारे यहाँ पे। तो उसको सादा अल्फाज में इस तरह हम कहें कि जैसे एक डबल रोटी होती है, जी जी ज़रा सी ह्यूमिडिटी रहे उसके जी जी, अंदर, बिल्कुल तो फफूंदी फिर जैसे जमा फफूंदी लग जाती है, बिल्कुल फफूंदी है, बिल्कुल सही। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी भी होती है, मरतूब इलाका है, गर्मी भी होती है, जो कि तमाम फैक्टर्स जो हैं, ह्यूमिडिटी का फैक्टर बहरहाल एक फैक्टर होता है फंगस इन्फेक्शन, फंगस को प्रमोट करता है और वो फिर जिल्द के ऊपर ग्रो करना शुरू कर जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन से स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं? हमने ह्यूमिडिटी की बात कर ली, हीट की बात कर ली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एज ए पीडियाट्रिशियन जो मेरी डोमेन है वो मल्टीपल एज ग्रुप्स के बच्चे हैं। जैसे कि न्यूनेट्स हैं जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 माह तक के बच्चे हैं, फिर 1 साल तक से लेके 5 साल तक एक ग्रुप है, फिर 5 साल से 12 साल तक एक ग्रुप है। तो हर ग्रुप के रिस्क फैक्टर्स अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो इलनेस मैंने देखी है वो न्यूनेट्स में, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ पे ये होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती, वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं। अभी इम्यून सर्कल चलना शुरू होता है तो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती इस तरह के इन्फेक्शन को, इसलिए इन्फेक्शन फिर स्प्रेड कर जाता है। तो एक वजह तो इम्यूनिटी का डाउन होना बच्चों में है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन वैसे ही बहुत कॉमन है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ के साथ हैं, अंडर न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं। ग़िज़ाई किल्लत जो है वो बहरहाल एक रिस्क फैक्टर है, वो करटेल नहीं कर सकता इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड फैल जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है सोसाइटी में, वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस उतनी अच्छी नहीं है। अगर बच्चा टॉ फीड कर रहा है तो उसको वो जो फीडर पिलाते हैं उसकी उतनी सफाई नहीं होती प्रॉपर। वो जो निप्पल है, जो मॉइस्ट जगह है, जो ग्लूकोज रिच जगह है, वो फंगस की ग्रोथ के लिए आइडियल होती है। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा, हमारे यहाँ पे लोग ओवर क्राउडेड ज़रा ज़्यादा हैं, लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्योंकि फंगस जो है ये कंटेजियस इन्फेक्शन है, ये एक से दूसरे में फैलता है, बिल्कुल मुतअद्दी बीमारी है, तो ये एक से दूसरे में फैलता है। ये भी एक प्रैक्टिस है। फाइनल थिंग जो है बहुत ज़्यादा मैंने कॉमनली ये देखी है कि वो ये कि मैटरनल इन्फेक्शन होता है, बाज़ दफ़ा माँ में इन्फेक्शन होता है। अगर बच्चे की SVD नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो बच्चा जो है वो बाज़ दफ़ा मदर से भी उसको कैरी कर लेता है। तो ये सारी की सारी हमारी यहाँ पे हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस, मेडिकल प्रैक्टिसेस नहीं है, तो इसकी वजह से फंगस जो है ना फिर आपने टॉडलर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का भी बच्चों का जिक्र किया कि 11-12 साल 10 साल की उम्र के बच्चे भी इससे मुतासिर होते हैं। तो उस फैक्टर में अगर आप देखें तो हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो भी ओवर क्राउडेड है, एक बच्चे को है तो दूसरे को फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ये भी फैक्टर बिल्कुल एक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये है कि इसमें ही तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे अगर हम कर्टेल कर लें इन्फेक्शन को, वहाँ पे रोक लें, तो वो बच्चा है जो स्कूल से इन्फेक्शन लेके जा रहा है वो घर के 10 बच्चों को और कर देगा। तो फंगस वाइड स्प्रेड हो जाता है, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे एक रिस्क फैक्टर है बहरहाल ये। अच्छा, अब हम फोकस थोड़ा नैरो डाउन करते हैं। ये जो ओरल कैंडिडियासिस है जो बच्चों के मुंह का है, जी, तो उसमें माओं को किस तरह पता चलेगा कि जनाब ये, कई माएँ समझते हैं कि शायद ये बच्चा दूध पी रहा है तो दूध ही जमा हुआ है, बिल्कुल उसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल सही किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो इस कंडीशन के साथ आते हैं, वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं कि पता नहीं मुँह के अंदर क्या हो गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि दूध जो है ना वो जमा हो जाता है। अब इनको डिफरेंशिएट करने का बड़ा सादा सा तरीका होता है
कि जो दूध जमा होता है ना, उसको जब आप वाइप आउट करने की कोशिश करते हैं ना, उतारने की, तो वो आराम से उतर जाता है। मतलब जब आप कोई टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं, कोई क्लीन टॉवल यूज़ कर रहे हैं, जुबान साफ करेंगे तो वो आराम से साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ओरल कैंडिडियासिस है, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो गया फंगस का, तो वो साफ नहीं होगा। अगर आप थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे, तो उससे नीचे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और दैट्स क्वाइट पेनफुल फॉर द बेबी। वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दर्द भी करता है। दूसरी बात, इसमें जो फंगस है, फंगस बहरहाल एक बीमारी है, तो बीमारी में बच्चे की फीडिंग भी अफेक्ट हो जाती है। जो सिर्फ दूध जमा है उसमें बच्चे को फीडिंग से इशू नहीं होगा, बच्चा फीड कर लेगा, बच्चा इरिटेबिलिटी शो नहीं करेगा, फसीनेस नहीं करेगा, बच्चा नॉर्मल ग्रोथ में होगा, नॉर्मल अपना उसका प्ले टाइम होगा। लेकिन जो ओरल कैंडिडियासिस है, ये अफेक्ट पे बुरा असर डालती है, बच्चे फीडिंग करना छोड़ जाते हैं, करते हैं तो वॉमिट आउट कर देते हैं। तो मेजर चीज़ तो यही है, इसी से डिफ्रेंशिएट हो जाती है दोनों चीज़ें। अच्छा, और ये जो ख़वातीन कोशिश करती हैं इसको उतारने की, जी जी, तो ये तो आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, तो अगर ज़्यादा जोर लगाया जाए तो वो तो अब नीचे से उसकी म्यूकोजा और उसको डैमेज कर देती जी हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे तो हो, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हल्का सा उसको कोशिश करनी चाहिए, माओ को ज़बरदस्ती बिल्कुल रगड़ रगड़ के उसको उतारने की कोशिश नहीं करनी बिल्कुल चाहिए। नहीं करनी चाहिए। और ये टेक्निकल चीज़ें हैं ना, तो टेक्निकल में मेरे ख्याल में फिजिशियन की हेल्प लेनी चाहिए इन चीज़ों में, वो ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। और अगर तो सिर्फ दूध है तो वो तो बच्चे के लिए ख़तरनाक नहीं है, वो तो हम हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, तो उससे बेहतर हो जाता है। लेकिन फंगस का हो जाना बच्चे की सेहत पे एडवर्स इफेक्ट्स डालता है। अच्छा, मुंह की फंगस या ओरल कैंडिडियासिस की अगर हम बात करें तो 100 बच्चे अगर आपके पास आते हैं तो उसमें कितने % में आपको ये प्रॉब्लम नजर आती है? जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एज ए पीडियाट्रिशियन हमारे डिफरेंट डोमेन्स है एजेस के हिसाब से। ओरल कैंडिडियासिस मेजॉरिटी जो है ना वो लाइफ के अर्ली ईयर्स में होता है, तो पहले साल में तो ये बहुत ज़्यादा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चे की इम्यूनिटी, नहीं, अभी मैं न्यूनेट्स की बात कर रहा हूँ, ओरल कैंडिडियासिस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल न्यूनेट्स में इसके चांसेस 10% है। मतलब 100 में से 10 बच्चा जो 100 है, में से 10 बच्चों को ये अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं ओवर द स्पैन ऑफ फर्स्ट 1 मंथ और फर्स्ट 1 ईयर। अच्छा अच्छा, अब बच्चे की आपने बताया कि जो न्यूनेट है, जो नौज़ायदा बच्चा है, उसकी माँ जो है वो फीड करवाते वक्त कोई सफाई सुथराई का बेसिकली बुनियादी रीज़न तो यही बनती है ना? बुनियादी चीज़ें यही या इसके अलावा और भी कोई रीजंस हो सकती हैं? उस जो नौज़ायदा बच्ची हैं, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इम्यूनिटी बहरहाल कम होती है। दूसरा, हाइजीन की प्रैक्टिसेस जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब हमारी जो है अपना, जब भी हमारे पास आते हैं तो हम लाजमी इस हवाले से गाइड करते हैं पेरेंट्स को कि सफाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, बच्चे के पास फुल ब्लोन इम्यून सिस्टम नहीं है कि जो करटेल कर सके इस तरह के इन्फेक्शन को। हाँ, बस यानी तरह तरह की इन्फेक्शन, सिर्फ फंगस नहीं, बिल्कुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बड़े आराम से हो जाती बहुत हैं। ज़्यादा फंगस जो है ना वो रास्ता खोल देता है फिर बाकी इन्फेक्शंस का। अच्छा, ये तो हो गई चले न्यूनेट्स की बात। बड़े बच्चों में फंगल इन्फेक्शंस की लाइकली जो मतलब जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जगह हैं बच्चों की, जी जी जहाँ पर नज़र आ सकती है फंगस, वो कौन कौन सी है, ताकि पेरेंट्स उन जगहों को भी ज़रा एग्जामिन जी जी बिल्कुल। देखिए, फंगस जो है ना, फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो वार्म और मॉइस्ट जगह को पसंद करता है, गर्म जगह हो और जहाँ पे नमी हो। ओरल कैविटी में भी ये इसीलिए होता है क्योंकि वो नमी भी है और वहाँ पे वो गर्म भी है। जहाँ पे स्किन फोल्ड्स आपस में मिलती हैं, वो बगले भी हो सकते हैं, वो नेपी एरिया भी हो सकता है, जहाँ पे बॉडी एक दूसरे के साथ कवर हो के स्किन टू स्किन लेयर्स का कॉन्टैक्ट है और वहाँ पे स्वेटिंग रहती है, वहाँ पे फंगस की ग्रोथ होगी। उसमें आप जो है वो आर्मपिट्स भी देख सकते हैं, आप बटक्स के एरिया को भी देख सकते हैं, आप इनग्वाइनल रीजन को एरिया को भी देख सकते हैं। इन सभी एरियाज़ पे जहाँ पे नमी है वहाँ पे फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायग्नोसिस की तरफ आते हैं, तो इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है, देखने से ही पता चल जाता है, या इसके कोई टेस्ट वगैरह भी अब आ गए हुए हैं जिससे हम कंफर्म कर सकें कि ये फंगल इन्फेक्शन है, कोई और चीज़ नहीं? जी जी। अच्छा, जो है ना अपना डायग्नोसिस, वो आप ये समझ लें कि 70 to 80% तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है। एक जो है फिजिशियन जो है, या हमारे केसेस में पीडियाट्रिशियन जो है, पीडियाट्रिशियन इसको विजिबली डायग्नोस कर सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशंस में अब रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं, लेकिन वो आप ये कह दें कि वो सेकंड थर्ड ईयर सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। जो सेकंड थर्ड ईयर सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ में तो अवेलेबल हैं। इसमें यूजुअली हम क्लिनिकल डायग्नोज करते हैं। क्लिनिकल के बाद जो है इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की सैम्पलिंग लेके उसमें स्टेनिंग करते हैं उसकी, या ग्राम स्टेनिंग करते हैं, या KOH की स्टेनिंग करते हैं। उसमें फंगस की हाइफी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियोज में अगर वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन लग रहा है तो उसमें फिर ब्लड कल्चर भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये फैसिलिटीज़ आपको फर्स्ट ईयर सिटीज़ में, कहीं कहीं सेकंड ईयर सिटीज़ में मिलेगी। बाकी जो थर्ड ईयर सिटीज़ हैं पंजाब के या पाकिस्तान के पूरे ओवरऑल एरियाज़ में, जो बैकवर्ड एरियाज़ कंसिडर होते हैं, वहाँ पे क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। इसलिए अनचेक्ड भी चलता है बहुत लंबा अर्सा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज़ उतनी डीप रूटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस भी हो गया, अब हम आते हैं जनाब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। जी जी। कि चाहे न्यूनेट है, नौज़ायदा बच्चा है,
या शीर ख्वार बच्चा है, इन्फेंट है, या आप टॉडलर ले लें 5-7 साल का बच्चा है, तरीका इलाज क्या है? लगाने वाली चीज़ें होती हैं या खाने वाली दवाइयाँ होती हैं, क्या होता है जी उसमें? अच्छा देखें, बीइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारा सबसे पहला फोकस जो है ना वो प्रिवेंशन पे है। परहेज़ हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो इलाज के मामले में सबसे पहले जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते भी हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये वाली चीज़ें हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। ट्रीटमेंट बहरहाल अवेलेबल है और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो तो या तो टॉपिकल लगाने की मेडिसिन होगी या पिलाने की मेडिसिन होगी। बड़ों में टैबलेट्स या सिरप की फॉर्म में भी दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं इसमें निस्टैटिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। निस्टैटिन जो मेडिसिन है ना वो अकॉर्डिंग टू एज बहुत अच्छी है और उसका सेफ्टी प्रोफाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। फिर जो मिकोनाजोल जो है, मिकोनाजोल एक न्यू साल्ट है, इमर्जिंग साल्ट है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो ये टॉपिकल है, ये लगाने वाली मेडिसिन है, इसको हम लगाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे बड़े बच्चे होते जाते हैं, और ये क्रीम जेल ड्रॉप्स, क्रीम जेल दोनों फॉर्म में अवेलेबल जी, ओके। क्रीम और जेल और ड्रॉप्स तीनों फॉर्म में ये अवेलेबल होता है और बहुत एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोफाइल है इसका। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है अगर अर्ली टाइमली पिक कर लिया जाए इसको। फिर अगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उसमें एंटी फंगल सिरप भी आते हैं। फिर कोई बड़ा बच्चा आ गया हमारे पास जो टीन एज का है, टीन ईयर्स का, तो उसमें टैबलेट फॉर्म में भी एंटी फंगल दी जा सकती है। अच्छा, ये जो लगाने वाली अद्वियात हैं इसमें माओ को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बिकॉज पहले ही बच्चा इन्फेक्टेड है जी जी और ऊपर से अगर मदर ने हाइजीन का ख्याल नहीं जी रखा जी बिल्कुल आप सही अप्लाई कह रहे हैं। करते वक्त, तो बिल्कुल, पता बिल्कुल चले ऐसा ही है। ओरल कैविटी में उसने बैक्टीरियल इन्फेक्शन जी भी जी एंटर कर बिल्कुल दी है। बिल्कुल वो कैरी आउट कर लेते ये हैं, होता वो है इस अंदर से तरह? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल होता है। तो क्योंकि उसको भी ज़रा थोड़ा हाँ, सा हाँ, वाज़ेह कर दें कि मैं उसमें क्या प्रिकॉशंस मदर्स को, खासतौर पे न्यू नेट्स के मामले में, क्योंकि वो ओरल कैविटी के अंदर उसने अप्लाई करनी है ना, तो वो कौन कौन सी एहतियातें उसने करनी हैं? देखें, जो लगाने के मामला में हम मेडिसिन बताते हैं ना, सबसे पहले तो पेरेंट्स की ना एंग्जाइटी होती है कि भी ये लगाएं कैसे, बच्चा बहुत छोटा है, शीरखार बच्चा है, कैसे लगाएंगे, कैसे पिलाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंग्जाइटी को रिलीव करना है कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसको मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, लगाने के हवाले से जिस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, वालदा को सबसे पहला मशवरा यही देते हैं कि आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। बेसिकली लगाना तो आपने है, इसी तरह ठीक है, तो वो लगाएं। लगाने के हवाले से दो चीज़ें जो हम स्पेशली बताते हैं कि एक तो फीडिंग जो है ना, उसके बाद जो है वो आपने ये लगाना है। इधर से आपने जेल लगाई, जेल ने स्टे करना है लीजन्स के ऊपर, उसने स्टे करना है, उसने उसको फंगस को ख़त्म करना है। इधर से आपने जेल लगाई, साथ आपने फीड करवा दिया, वो फ़ायदा मेडिसिन क्या? वो तो पेट में चली गई, पेट में चली गई। पेट में चली गई। तो हमने टॉपिकल एरियाज़ को, उस एरिया को हील करना है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि फीड करवाने के बाद लगाएं। दूसरी बात, मदर को ये एडवाइस करते हैं कि अपनी सफाई का ख्याल रखना है। आपने अच्छी तरह हैंड वॉश करने हैं, आपकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने खुद बेयर हैंड से लगाना है बच्चे के मुंह के अंदर, जहाँ जहाँ। एप्लीकेटर भी कुछ एडवाइस करते हैं कि आप कोई जो है कॉटन से लगा लें, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ मदर अपनी बेयर फिंगर से लगाए। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख भी सकती है और वो एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेबल, और फील भी कर सकती है ना, ज़्यादा लीजन्स फील को। कर सकती है और उसकी एप्लीकेटर फील तो नहीं improvement- करेगा। जी जी बिल्कुल, जो इम्प्रूवमेंट होगी मदर की, उस हवाले से एंग्जाइटी भी थोड़ी रिलेटिवली बेहतर हो जाती है। एग्जैक्टली। तो यही हम एडवाइस अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि चलें जी, ये तो प्रोटोकॉल हो गया कि तो फिंगर से लगाएं, साफ़ सुथरे हाथ से लगाएं, और तीसरा ये कि फीड करवाने के बाद लगाएं। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर बात है अंदर ओरल कैविटी के अंदर ये एक चीज़ अप्लाई हुई है, वो एब्जॉर्ब भी होगी, वो अंदर भी जाएगी। बच्चा तो इतना सेंसिबल नहीं ना है कि वो अंदर नहीं लेके जाएगा, वो इंगल्फ भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये जो एंटी फंगल टॉपिकल्स हैं, ये अगर इंजेक्शन हो जाती है, बच्चा अंदर ले जाता है, इसके कोई नुकसानदेह असरात तो नहीं है? नहीं, कोई नुकसानदेह असरात नहीं है और ये बेसिकली ये जाता ही है। इसमें जब हम अप्लाई करेंगे ना जेल, तो है क्योंकि छोटे बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि वो जुबान एक जगह पे रखें, वो किसी जगह पे रखें, उन्हें मूव करना है, वो नहीं समझा सकते उनको। तो इस एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोफाइल, एक्सीलेंट, नो एडवर्स इफेक्ट्स नोटेड अंटिल नाउ, कोई एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं हुआ। और ये डिज़ाइन ही इस शक्ल में की गई है कि ये जाए पेट के अंदर। Exactly. जितना टाइम हमें चाहिए उसका उतना की एप्लीकेबल रहती है, बाद में ये अब्जॉर्ब हो जाती है। और एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोफाइल, नो साइड इफेक्ट नोटेड अप टिल नाउ। अच्छा डॉक्टर आमिर, जो हमारे मुल्क के दो बड़े मसले हैं, जी जी सब पूरी दुनिया को पता है कि वो बड़े मसले क्या हैं। एक तो तालीम का फुकदान, नंबर 1। जी बिल्कुल वो अगर अच्छा होता तो शायद हम ये प्रोग्राम ही ना कर बिल्कुल रहे होते। बिल्कुल, हमें आगे ही पूरी कौम को सारी चीज़ें ये पता बिल्कुल होती सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, जो हमारी गुर्बत है, जी बिल्कुल, अब उस सिनेरियो में देखा जाए, और ओवर क्राउडिंग अनफॉर्चुनेटली होती भी, मतलब जो लोअर क्लास के अंदर ओवर क्राउडिंग भी ज़्यादा है, जी लोअर क्लास के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो एट टाइम्स ड्यू टू दीज फैक्टर्स, वो हो सकता है बेचारे पेरेंट्स डॉक्टर के पास ना जा सकें उसको इलाज करवाने के। जी जी। इसकी कोई खुदा ना खास्ता कोई सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो सकती? देखें, इन्फेक्शन बहरहाल एक इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन अगर
अनकंट्रोल्ड चलता रहे ना तो वो एडवर्स इफेक्ट्स को कर देता है। फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है कि जिसको हम बहुत जल्दी मेडिसिन से कवर कर सकते हैं, बस इसमें ये होता है कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है फंगस का ट्रीटमेंट जो है ना ये, लेकिन ये एक प्रॉपर एजुकेशन से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस को बेहतर कर सकते हैं, पेरेंट्स को अगर पता हो तो बेहतर कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन क्लियर ना हो, जैसे मैंने पहले बताया कि फंगस जो है ना वो बॉडी का दरवाज़ा खोल देता है, फिर बैक्टीरिया भी जाएगा, फिर वायरस भी जाएगा, फिर बाकी सारी चीज़ें यहाँ जाएंगी। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ऊपर से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। फंगस तो रहता ही है लेकिन साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी बच्चे को हो जाता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम मेडिसिन बताते हैं, पेरेंट्स जो है वो प्रॉपर उस टाइम पे जब अगर अप्लाई ना करें तो फंगस जो है वो दब जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा। बार बार आने से फंगस बिल्कुल फ्लेयर अप्स होता है, बार बार दबने से फिर वही मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए जब भी लगाएं प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के साथ उसको लगाना चाहिए। थर्ड साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फंगस का इन्फेक्शन आता है, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर फंगस का इन्फेक्शन चले ना तो अल्टीमेटली बच्चों की ग्रोथ मुतासर होती है, बच्चों की हाइट भी मुतासर होती है, बच्चों का वेट भी मुतासर होता है, बच्चे उस एक्टिविटी में प्रॉपर नहीं रहते। और चौथी चीज़ और मोस्ट कॉमन चीज़ जो अभी आपने बताया सोशल स्टिग्मा, ये ऐसी चीज़ है जो नज़र आ जाती है, स्किन के ऊपर है, किसी के हाथों पे है, किसी के सर पे है, किसी के चेहरे पे है। सोशल स्टिग्मा है, क्लासेस में, स्कूल्स में बच्चे बुलीज का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल बुलीज का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि हमारे पास अक्सर बच्चे जब आते हैं तो कहते हैं जी स्कूल नहीं जाता, कहते हैं जी लोग मुझे छेड़ते हैं, बच्चे छेड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो हमारे यहाँ पे आता है। इसीलिए पेरेंट्स को हम ये काउंसिल करते हैं कि आप ट्रीटमेंट लें, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो भी ट्रीटमेंट बेहतर हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना हमने, ट्रीटमेंट आप प्रॉपर फॉलोअप करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट दें तो इसको बेहतर किया जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, ख़ासतौर पे पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये डॉक्टर आमिर ने एक बड़े अहम ट्रीटमेंट के हवाले से एक अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि जब भी आप किसी डॉक्टर साहब के पास जाएँ फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए, तो जितनी मुद्दत के लिए उन्होंने अद्वियात प्रिस्क्राइब की हैं और जिस फ्रीक्वेंसी से आपने लगानी है, मसलन सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, जो भी उन्होंने मिकदार बताई है वो, और जितने मुद्दत के लिए उससे आगे पीछे ना हटें। ऐसा ना करें कि ना दवाइयाँ मिस करना शुरू कर दें, या कई के दिन आपने दवाई नहीं लगाई और फिर याद आया फिर लगा दी, इस तरह ना करें। बिकॉज उसकी वजह से होगा क्या कि जो फंगस की इन्फेक्शन है वो मुस्तकिल वहाँ रहेगी, और फिर वो जो एंटी फंगल अद्वियात डॉक्टर आपको दे रहे हैं वो अपना असर भी खो देंगे, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, और रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो फिर ट्रीटमेंट शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाए और ख़तरनाक सूरत हाल भी उसमें, जिस तरह डॉक्टर आमिर ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ भी मुतासर हो सकती है। तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रो ना करे। अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर आमिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो नाज़रीन, ख़ास तौर पर जो वालिदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको फंगल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन और अगर हो गई है तो उसके इलाज के हवाले से क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? देखें, वालिदैन को मेरा मशवरा ये है कि बीइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। अब कोशिश करें कि बच्चे को जो जो रिस्क फैक्टर्स हमने बताए हैं उनसे बचाने की कोशिश करें। बच्चे को एक तो बेदिंग का प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, उसको गर्मी के मौसम में डेली बेद करवाना है आपने, और बेदिंग के बाद आपने प्रॉपर ड्राइंग करनी है। कोशिश करें जो फोल्ड के एरियाज़ है वहाँ पर नमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इन्फेक्शन किसी भी जगह पे हो गया है तो फौरी तौर पे पीडियाट्रिशियन के साथ आप कंसल्ट करें, उनके साथ आप बच्चे का ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस डिस्कस करें। थर्ड, बच्चों की डाइट बहुत अच्छी रखें, मल्टीविटामिन्स अगर बच्चों को प्रॉपर मिलते जाएँ तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। इम्यून सिस्टम अच्छा होने का मतलब यह है कि बच्चों को इस हवाले से बचाया जा सकता है। आखिर में मैं नाज़रीन डॉक्टर आमिर अजीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी थोड़े टाइम में इतनी अच्छी मुफीद मालूमात आप लोगों से शेयर की, और उम्मीद करता हूँ कि तवाना पाकिस्तान की गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।